Good morning, student. Welcome in Gurukulam Academy, Delhi. Today we shall discuss the first part of history, that is prehistoric period. आज हम बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में। जी हाँ, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि हिस्ट्री को किस स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ते जाएंगे। एंशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। इनको कितने पार्ट में डिवाइड करके आपको पढ़ना है और किस किस सेक्शन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, किस किस सेक्शन को आपको टच करते हुए निकलना है, इस पर हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया है। आज हम बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड। ऐसा काल जहाँ पर इंस्क्रिप्शन जो है लिखे तो गए हैं, अभिलेख लिखे गए हैं, पेंटिंग्स बनाई गई है, लेकिन उसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। उसे कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। बहुत पहले का समय, जब आप जानते थे कि सिविलाइजेशन डेवलप नहीं हुआ था, लोगों को रहना नहीं आता था, खाना नहीं आता था, समझ जाइए एक एनिमल की टाइप अपना लाइफ स्पेंड करते थे। कच्चा खाते थे, पत्तों के छाल को पहनते थे और कहीं भी रेगुलर रहते नहीं थे। जैसे आज हम देख रहे होंगे, कभी भी हम बात करते हैं सभ्यता, सिविलाइजेशन। सभ्यता तभी बोला जाता है, कोई भी किसी भी मनुष्य को हम कब सभ्य है बोलते हैं, जब वह रहना प्रॉपर करता है, एक्टिविटी उसकी प्रॉपर होती है, उसको सभ्य बोलते हैं। असभ्य कब बोलते हैं? असभ्य तब बोलते हैं जब उसके टाइम टेबल फिक्स ना हो। हालांकि अभी भी कई लोग टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते हैं, बट बेसिक टाइम टेबल तो फॉलो कर ही लेते हैं कि एक जगह पर रहना, उसके साथ साथ प्रॉपर खाना, प्रॉपर ड्रेस पहनना, ये सब सभ्यता था। लेकिन कई वर्षों पहले, कई हजारों वर्ष पहले, यह सभ्यता जब इवोल्यूशन हो रहा था सिविलाइजेशन का, ह्यूमन का, आपको ये पता होना चाहिए। हिस्ट्री को फील कर कर पढ़ेंगे तो काफ़ी इसमें इंटरेस्ट आएगा। अदरवाइज आप केवल यूपीएससी में लिखना है इस नज़रिए से पढ़ेंगे, वो कहते हैं ना रटने वाला पढ़ेंगे, तो आप हिस्ट्री के जो मेन एम है कि आखिर क्यों पढ़ाया जाता है हिस्ट्री, उसको समझ नहीं पाएंगे। तो फील करके पढ़िएगा कि उस समय इमेजिन कीजिए कि जब, आज तो आपको कोई भी डिवाइस चाहिए, कोई भी फैसिलिटी चाहिए, तुरंत आ जाता है। इवन जोमेटो से खाना घर पर आ जाता है। लेकिन पहले क्या होता था कि खाने के लिए हमको वहां जाना पड़ता था, ढूंढना पड़ता था। लेकिन अब देखेंगे कि खाना हमारे घर पर आ जाता है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। धीरे धीरे जब सब सब्जेक्ट को लिंक करके पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। आज हम बात करेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में कि उस समय, जैसे आपने सुना होगा, पत्थरों का यूज़ करते थे। आपने देखे होंगे कि आजकल तो ब्रिक्स, ईंट, पत्थरों का घर, ईंट का, और रॉड, लोहे के रॉड और सीमेंट, इन सब का यूज़ करके हमारे घर बन जाते हैं कुछ ही महीनों में। लेकिन आप देखे होंगे अजंता की गुफाएं, अजंता केव्स, एलोरा केव्स, काफ़ी समय लगे थे उसमें। 22 साल 25 साल तो केवल एक घर बनाने में लग जाते थे। बड़े बड़े केव्स की बात करूँ, नागार्जुन केव्स एंड भीमबेटका केव्स, तो आप देखे होंगे कि जो ये गुफा है, इसमें रहते थे, पत्थरों का यूज करते थे, क्योंकि ईंट का यूज उस समय तक ह्यूमन को पता नहीं था। धीरे 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 चीजें डेवलप हुई और आज हम जो प्रेजेंट सिचुएशन में जो भी रिसोर्सेज का यूज करते हैं, दैट इज द रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल डेवलपमेंट। जो हम आज यूज कर रहे हैं, जो आज के युवा पीढ़ी या बच्चे हैं, इसको पता होना चाहिए कि कितने लोगों ने इस पर रिसर्च किया, कितने युग बीते, कितने एराज बीते, उसके बाद जाकर के ये जो डिवाइसेस हैं ये सब हमको यूज करने को मिल रहा है। तो जब हिस्ट्री आप जान जाएंगे तो आप में सभ्यता झलकने लगेगी और आपको ऐसा लगेगा कि एक एक डिवाइस को हमको बहुत अच्छे से, रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करेंगे और तभी जाकर के सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम समझ पाएंगे। इस तरह से देखिए लिंकिंग कैसे होगा। हिस्ट्री अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका प्रेजेंट अच्छा हो जाएगा, और प्रेजेंट अच्छा हो जाएगा तो इन्वायरमेंट, इकोलॉजी का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट टर्म यूज हो रहा है ग्लोबली, वो आप यूज करने लग जाएंगे। तो जब आप धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, तब जाकर के फाइनल जब आंसर करेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे जो सब्जेक्ट से द 5 बेसिक सब्जेक्ट आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। पांचों सब्जेक्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। तो ऐसा हमको शुरू में नहीं सोचना है बेसिक में कि हमको कौन सा सब्जेक्ट स्किप करना चाहिए। आपको सब सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे तो अच्छा हो जाएगा। तो हम बात कर रहे थे कि बहुत हजारों वर्ष पहले जब लोगों को रहना नहीं आता था, उसको बोलते थे प्री हिस्टोरिक पीरियड। उस पर डिस्कशन करने से पहले हम सोर्सेस पर डिस्कशन करेंगे कि आखिर
किन किन सोर्सेस का यूज करके हमको यह पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ करता था। तो उस पर बात करेंगे कि सोर्सेस ऑफ हिस्टोरिकल पीरियड, क्या क्या सोर्सेस होने चाहिए। तो बिना डिस्कस किए, बिना ज़्यादा फिलोसॉफिकल डिस्कस किए आते हैं सीधे सब्जेक्ट पर। तो हिस्टोरिकल सोर्सेस पर हम आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अगर आपको इतिहास जानना है कि पहले क्या होता था, जैसे आप अभी जान रहे हैं, कई कंट्रोवर्सी में देख रहे हैं कि सर्वे होता है, जैसे मस्जिद में आप देख रहे हैं देश भर में यही चर्चा छिड़ा हुआ है कि इसको तोड़ करके ये बनाया गया था, इसको तोड़ करके ये बनाया था। तो क्या है, किसको हम देखते हैं, उस मॉन्यूमेंट को, आर्कोलॉजिकल सोर्सेस। तो क्या हो सकता है, पहला आर्कोलॉजिकल सोर्सेस। जैसे आपने रेड फोर्ट देखा दिल्ली में, आपको लगा कि हाँ यहां पर मुगल राज करते थे। ताजमहल देखा आगरा में, तो आपको लगा हाँ मुगल्स यहां पर रहते थे। तो इतिहास जानने का सबसे जो मोस्ट रिलायबल सोर्स है वो है आर्कोलॉजिकल सोर्स। इसको बोलते हैं आर्कोलॉजिकल सोर्स। जैसे इमारत वाला, इमारत के जो भी आप देखते हैं, जो आर्कोलॉजी के जो भी चीज हमको मिलती है, उससे हमको पता चल जाता है कि यहाँ पर हिस्ट्री रही होगी। सबसे बेसिक, इसको आम आदमी भी समझ सकता है, ठीक है। तो आपने देखा, तो सबसे पहला जो सोर्स हो जाएगा, सोर्सेस को डिवाइड किया गया 2 पार्ट में। द फर्स्ट वन इज आर्कोलॉजिकल सोर्स और सेकंड है लिटरेरी सोर्स। लिटरेरी यानी क्या होता है, आप देखेंगे कि अभी मस्जिद या मंदिर में जो कंट्रोवर्सी होती है तो उसमें बहुत सारे बुक्स का हवाला दिया जाता है कि ये बुक छपा है, इसमें ऐसा लिखा है। तो लिटरेरी सोर्स यही होता है, साहित्य, कि कुछ विदेशी आए थे, उन्होंने भी लिखा। क्योंकि दोनों हमको लेना पड़ेगा, क्योंकि समय के साथ जो भी स्मारक है या फिर मॉन्यूमेंट्स है वो कहीं ना कहीं डिग्रेड हो जाता है। देखेंगे कई सारे दब चुके हैं, कई रूलर्स आए तो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाइड कर दिया है। तो 100% हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस पे भी डिपेंड नहीं हो सकते और 100% लिटरेरी सोर्सेस पे भी डिपेंड नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि लिटरेरी जो है मैन के द्वारा लिखा जाता है, और उस समय जो भी पोएट रहे होंगे वो राजा के फेवर में ही लिखते थे, सच बात नहीं दिखाते थे। अगर हो सकता है किसी ने लिखा होगा, मान लो इब्न बतूता की बात कर ले हम, अरबी अगर राइटर हैं, तो वो अपने ही मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में लिखे होंगे क्योंकि उसी के समय आए थे, उन्हीं ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। तो इब्न बतूता, अल बरूनी का बात कर लें तो इन पर भी नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा हम यहां से भी लेंगे लिटरेरी सोर्सेस से और थोड़ा थोड़ा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस से। तो मिक्स करके फिर एक बुक लिखा गया आपके सामने। बहुत सारे बुक्स लिखे गए, जैसे एनसीईआरटी हो गया, लेकिन जो लास्ट हम जो पढ़ रहे हैं या वनडे बुक जो भी पढ़ते हैं आप, लूसेंट वगैरह वगैरह, या फिर एनसीईआरटी है, ठीक है, उन सब के सोर्सेस क्या है, हिस्ट्री का। इन सब को पढ़ करके एक हिस्ट्री की बुक लिखी गई और उन सब से एनसीईआरटी बनाया गया और उन सब से फिर आपके एग्जाम के लिए आपको हिस्ट्री का सिलेबस बनाया गया। तो सोर्सेस पता होने चाहिए। तो सबसे पहला होता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, दूसरा हो जाएगा लिटरेरी सोर्सेस, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस मोर रिलायबल होता है, ये याद रखिएगा। कभी भी क्वेश्चन आ सकता है मेंस में कभी भी कि इतिहास के स्रोतों में से कौन सा ज्यादा विश्वसनीय है, विच सोर्सेज इज द मोस्ट रिलायबल टू नो द हिस्ट्री, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और लिटरेरी सोर्सेज डिफाइन। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन जब आप हिस्ट्री पढ़ने लगेंगे ना तो खुद आपको सोचना पड़ेगा कि जब आप 5 ईयर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आप खुद इमेजिन करने लगेंगे कि अच्छा इस तरह से प्री में क्वेश्चन बन सकते हैं, इस तरह से मेंस में क्वेश्चन बन सकते हैं। खुद आप क्वेश्चन सोचेंगे और खुद लिखने लगेंगे। उससे पहले आपको थोड़ा जानना पड़ेगा। तो सोर्सेस हमारे कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस एंड लिटरेरी सोर्सेस। देखिए, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस को भी हम 3 भाग में और डिवाइड कर सकते हैं, 3 पार्ट में। मॉन्यूमेंट्स, क्वाइंस, देखिएगा क्वाइन सबसे इजी एग्जांपल है, और इंस्क्रिप्शन, अभिलेख जिसको बोलते हैं। देखोगे आप कहीं भी मस्जिद में या मंदिर में कुछ भी इस तरह से लिखा रहता है तो वो अपनी बातें लिखते थे। जैसे ब्लॉगिंग, समझ जाइए, ब्लॉगिंग, डायरी, कुछ लोग डायरी भी लिखते हैं, कुछ स्टूडेंट जैसे कुछ भी इवेंट हो रहा है, हैबिट होती है बहुत सारे लोगों की। कुछ लोग आजकल तो डिजिटल डायरी हो गई, ब्लॉग बनाते हैं कि हम यहाँ जा रहे हैं तो ये हो रहा है। ब्लॉग भी हमारा क्या रहेगा, सेव रहेगा, लेकिन कब तक रहेगा ये पता नहीं, क्योंकि लाइट अगर चले गई तो यूट्यूब का सर्वर चले गया तो हो सकता है नेक्स्ट जनरेशन वाले इस बात को जान नहीं पाएंगे। जो टेक्निकल सोर्सेस है वो बहुत समझ जाइए कि टेम्पररी है। कभी भी जैसे आप देखते होंगे मोबाइल बंद हो जाता है तो आपका सारा काम रुक जाता है ना, लेकिन यहां पर देख सकते हैं इंस्क्रिप्शन जो पत्थर में लिखा गया था वो आज तक मौजूद रहा और इससे हमको पता चल गया। तो ये परमानेंट सोर्स है। और जो आज हम डिजिटल युग में जी रहे हैं तो आपको 1 साल का डाटा आपको नहीं मिल पाएगा। 5 मिनट में अगर मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है तो आप देखते होंगे कि आपको अपने
पेरेंट्स का नंबर भी याद नहीं रहता होगा आज के समय में, ठीक है। तो ये 3 तरह के सोर्सेस हैं आर्कियोलॉजिकल। पहला है मॉन्यूमेंट, दूसरा है क्वाइंस भी मिलता है, और तीसरा है इंस्क्रिप्शन। अब देखिए मॉन्यूमेंट्स में क्या क्या मिल सकते हैं हमको, देखिएगा ज्यादातर केव्स में पेंटिंग मिलती है, जैसे भीमबेटका की पेंटिंग, अजंता एलोरा में पेंटिंग्स है, बुद्ध की, जैनिज्म की, और मंदिर में पेंटिंग्स है, जहांगीर के समय पेंटिंग फेमस था। तो ये सब पेंटिंग से हमको उनके बारे में पता चला। तो पेंटिंग एक बहुत बड़ा जरिया हो सकता है हमको इतिहास जानने के लिए। दूसरा होता है स्कल्पचर, आप बोल सकते हैं मूर्ति कला। देखेंगे हड़प्पा में मूर्ति मिली है स्त्री की, और एक सींग वाले हिरण की मूर्ति मिली है, और भी बहुत सारे ऐसे मूर्तियां मिली। तो पहले तो आर्किटेक्चर नहीं बनता था, पहले सबसे जो इजीएस्ट फॉर्म होता है कोई भी चीज एक्सप्रेस करने का, पेंटिंग था। भीमबेटका भी देखा होगा, जो प्रागैतिहासिक काल प्री हिस्टोरिक पीरियड में उन्होंने ड्राइंग बनाया था, बहुत सारे ड्राइंग शिकार करते हुए, ऐसे बहुत सारे ड्राइंग यूट्यूब में आप देख सकते हैं। तो सबसे पहला जो मॉन्यूमेंट है सबसे ईजी, वो क्या होता है, पेंटिंग, ठीक है। दूसरा होता है स्कल्पचर, मूर्ति कला। तीसरा होता है आर्किटेक्चर। फिर बड़े बड़े जो है जैसे रेड फोर्ट बनना चालू हो गया, ताजमहल बना, तो इस तरह से आर्किटेक्चर है ना। तो 3 सोर्स बेसिकली है मॉन्यूमेंट्स के अंतर्गत आते हैं। दूसरा हम बात करते हैं क्वाइंस की। क्वाइन से भी हमको पता चलता है कि इस समय या इस जगह पर यह डायनेस्टी हुआ करती थी, जैसे कुषाण डायनेस्टी एंड जो कनिष्क है उन्होंने सबसे ज्यादा गोल्ड के कॉइन्स चलाए थे। गुप्ता पीरियड के समय बहुत सारे कॉइन्स जो है निकाले गए थे। तो इस तरह से जब जब कॉइन्स मिला, समुद्रगुप्ता की वीणा बजाने वाली प्लेइंग फ्लूट, इस तरह से जो कॉइन्स है वो बहुत सारे जगह से मिले। तो खुदाई में जैसे जैसे मिलते गए, मुगल काल के बहुत सारे सिक्के मिले, तो सिक्के से भी हमको पता चला कि इतिहास हमारा है क्या। तो क्वाइन भी हमारा एक बहुत बड़ा जरिया है, कॉपर क्वाइन, सिल्वर क्वाइन, गोल्ड क्वाइन एंड अदर क्वाइन, ठीक है। जब जब हम इसको पढ़ते जाएंगे, जब डायनेस्टीज पढ़ेंगे उस समय इसको डीप में पढ़ेंगे कि किसने कौन सा क्वाइन छपवाया, ठीक है। अब हम आते हैं इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन यानी क्या होता है, अभिलेख। अब देखिए पेंटिंग वगैरह तो बनाए, क्वाइन भी हमने जारी किया, मतलब डायनेस्टीज ने उस समय के, लेकिन इंस्क्रिप्शन कुछ अपने बारे में लिखवाते भी थे, ठीक है। उस समय बुक तो था नहीं, इवन पेज भी नहीं था। आप जो पेज पढ़ रहे हैं या पेज भी है वो भी काफी बाद डेवलप हुआ है। तो उस समय ऐसा पेज भी नहीं था और ना ही ऐसा लैंग्वेज था हिंदी, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं, सोचिए, इमेजिन कीजिए कि उस समय कैसे एक्टिविटी रही होगी। और आज जब फैसिलिटी मिल जाता है ना जब लोगों को, तो जो लोग हैं आज के उस सिविलाइजेशन को अगर फील कर लेंगे तो आप एग्जाम में पास हो ना हो, लेकिन आपका जो प्रेजेंट है वो सुधर जाएगा। यही मैं बोला था कि यूपीएससी का सिलेबस अगर पढ़ते जाएंगे तो आपको एक इंडियन सिटीजन जरूर बनाएगा यूपीएससी। उसके साथ साथ आपके पास कई रास्ते हैं, और आईएएस भी आप बन सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। तो इंडियन, अब देखिए इंस्क्रिप्शन में भी हम देखेंगे इंडियन इंस्क्रिप्शन और फॉरेनर, 2 तरह के इंस्क्रिप्शन हुए। कुछ फॉरेनर जो आए थे, कोई समझिए कि विदेशों में भी इंस्क्रिप्शन मिले हैं, वहां पर हिंदू जो देवता है उनका वर्णन मिला है। जैसे सीरिया में एक मिला हुआ है इंस्क्रिप्शन, वहां पर हिंदू जो वेद में वर्णन है उन देवताओं का वर्णन वहां के अभिलेख में मिला हुआ। इससे यह पता चलता है कि आर्य जो है वहां रहते थे सेंट्रल एशिया में, और वहां से मूव करते हुए इस तरफ इंडिया में आए थे, नॉर्दर्न इंडिया। नॉर्दर्न इंडिया के बाद आप देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन से कैसे कैसे हुआ था। हालांकि कुछ लोग ये बोलते हैं कि आर्य यहीं के थे, और कुछ लोग बोलते हैं कि वो माइग्रेट होकर के आए थे। तो ये कंट्रोवर्सी हमको नहीं जाना है, हमको बस पढ़ना है। तो ये इस तरह का साक्ष्य दे सकते हैं कि एक जो अभिलेख है, इंस्क्रिप्शन है, वो मिला हुआ है। उसके साथ साथ उसमें जो है हिंदू देवी देवताओं का वर्णन है, जो कि ऋग्वेद में है। तो कहीं ना कहीं इस तरह से आप टेक्नोलॉजी के रखते हुए, प्रूफ करते हुए कोई भी बात को जब आप साबित करेंगे तो यूपीएससी के लिए वो आंसर अच्छा होता है। तो इंस्क्रिप्शन में भी इंडियन इंस्क्रिप्शन है, जैसे अशोका ने देख सकते हैं बहुत सारे अभिलेख लिखवाए हैं। रुद्रदामन का आपने देखा होगा, जूनागढ़ जो इंस्क्रिप्शन है संस्कृत का लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन है। तो इस तरह से बहुत सारे राजा लोग जो लिखवाते गए, खुदाई में मिलते गई, और इंस्क्रिप्शन हमको इतिहास जानने के लिए काम में आया, फॉरेनर इंस्क्रिप्शन भी। तो ये रहा हमारा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, ठीक है, अभिलेख एंड सिक्के और स्मारक। अब आते हैं लिटरेरी। अब देखिए समय के साथ साथ आप देखेंगे बहुत सारे स्मारक जो है टूट गए, सिक्के मिले नहीं मिले, किसी ने सिक्के चुरा करके कहीं और ले गया, बहुत सारे आक्रमण हुए, ब्रिटिश इन्वेंसर्स आए और वो भी लूट करके ले गए। तो पूरा रिलायबल नहीं हो सकता। तो कुछ हमको यहां से मिला, साहित्य से हमको इतिहास जानने को मिला, उस समय की संस्कृति। क्योंकि
जो स्मारक है, क्वाइन है, इंस्क्रिप्शन है, वो केवल वही बताएगा जो वो है। अब जैसे रेड फोर्ट है, रेड फोर्ट में आप जाते हैं तो आप ये तो जान सकते कि वहां लोग रहते रहे होंगे, लेकिन उसकी सोसाइटी कैसी थी, रिलीजन क्या था, इकोनॉमी के लिए वो क्या करते थे, ये रेड फोर्ट नहीं बोलेगा। और वहां अगर कुछ लिखा भी है तो उसको आप समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए आधा जानकारी तो हमको यहां से मिला, स्मारक को देखकर, सिक्कों को देखकर, अभिलेखों को पढ़कर, लेकिन उसके साथ साथ डिटेल में जो लिखते थे वो बुक लिखा जाता था, उसको बोलते हैं लिटरेरी सोर्स। ये भी हमको काम आता था इतिहास जानने के लिए। तो इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक हो जाएगा इंडिजीनियस यानी देसी, जो इंडिया के लोग में लिखा है या इंडिया में जो बना है। दूसरा आ जाएगा फॉरेनर्स, फॉरेनर्स जो आए थे। आप जानते हो कि बहुत सारे लोग, विदेशी लोग भी यहाँ आते थे, यहाँ की स्टडी किया करते थे, तो उनके बुक से भी हमको हेल्प लेना पड़ेगा, उनके बुक से भी हमको अपना इतिहास जानना पड़ेगा। कभी कभी ये देखते हैं ना कि हमको अपने बात याद नहीं आती तो हमको दूसरे से याद आ जाता है। करण अर्जुन पिक्चर देखा होगा आपने, उसको पूरा याद नहीं आता तो वो उस जगह पर जाते हैं तो देखते हैं भाग अर्जुन भाग, इस तरह से इवेंट होता है तो उसको याद आ जाता है, अच्छा ऐसा करते थे। तो सेम वैसी फॉरेनर्स भी आए थे, वो बुक लेकर लिखे, तो वहां से हमको बुक पढ़ना पड़ा और पता करना पड़ा कि अच्छा हम लोग ऐसा करते थे। तो ये रहा फॉरेनर का सोर्स। तो साहित्य को भी हमने इंडिजीनियस लिटरेरी सोर्स एंड फॉरेनर लिटरेरी सोर्स ये हमने कर दिया है। अब देखिए इंडिजीनियस में भी आप देखोगे भारत में हिंदू टेक्स्ट से बहुत कुछ पता चलता है। इसको मैं कोड में लिखा हुआ वी बापू एस, मतलब वेद लिखा गया, बहुत सारा वेदों में वर्णन है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चार जो है बुक माने जाते हैं हिंदू रिलीजन के। इसमें ऋग्वेद में बेसिकली बहुत सारा वर्णन है कि किस तरह से जो उस समय की सोसाइटी हुआ करती थी वैदिक पीरियड की, तो उस समय का लोग क्या करते थे, रिलीजन क्या था, पॉलिटी क्या थी, एंड इकोनॉमी के लिए वो क्या करते थे, साइंस टेक्नोलॉजी उनके पास क्या क्या थी, और इंटरटेनमेंट के लिए क्या करते थे। तो वेदों से हमको बहुत सारा चीज पता चला। उसके बाद ब्राह्मण जो है, वेदों के साथ साथ ब्राह्मण बुक भी लिखा गया, उससे भी हमको पता चला। उसके बाद अरण्यक है, ये भी हिंदू धर्म का ही बुक है। पुराण है, पुराण में भी लिखा गया। जब हम डीप में पढ़ेंगे इस चीज को तो उस समय हम और भी देखते जाएंगे। उसके बाद उपनिषद है, एपिक्स है, रामायण और महाभारत, इससे भी हमको कल्चर का पता चलता है उस समय के कि कैसे सोसाइटी हुआ करती थी। देख सकते हैं हिंदू धर्म में ही बहुत सारे बुक्स है, ब्राह्मण, अरण्यक, पुराण, उपनिषद, एपिक्स है, और यहां पर जो बुक हैं ये हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग लिखे गए और हिंदू धर्म के एक्टिविटी को दिखाते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं एक जो है वेदांग भी, यहां पर 6 वेदांग आता है, तो ये हिंदू धर्म का बुक है। अब देखिए बुद्ध धर्म के भी हमसे बुक से भी हमको हमारे इंडिया के बारे में पता चलेगा। सबसे पहला आपने देखा होगा बुद्धिज्म का जो फेमस बुक है जातक एक बुक है जिसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की जो है पूरी स्टोरी दी गई है। वो कौन से बुक में है, जातक में। कथा वस्तु दूसरी बुक है। कथा वस्तु में क्या होता है कि इसमें बुद्ध के प्रेजेंट लाइफ का वर्णन है कि वो कैसे रहा करते थे। उसके बाद सेव, अपने नॉलेज को, बुद्ध जी ने अपने नॉलेज को सेव यानी कि 3 बुक में सेव करके रखा था, सुत्त पीटक, अभिधम पीटक और विनय पीटक। ठीक है, तो ये 3 बुक है। ये जो है इसमें बुद्ध के प्रिंसिपल्स जो है वो सेव है कि उनके प्रिंसिपल क्या थे, कैसे कैसे रूल्स थे, ये सब। एक और बुक है अंगुत्तर निकाय, इसमें जो 16 महाजनपद मैंने बताया था, 16 महाजनपद का डिस्क्रिप्शन इसी में है अंगुत्तर निकाय में। मिलिंद पन्हु, इसमें क्वेश्चन एंड आंसर है नागार्जुन और मिलिंद का। तो इस तरह से देखेंगे बुद्ध काल के भी बहुत सारे बुक्स हमको मिले, उनसे भी हम हिस्ट्री सीख पाए। ठीक है, अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। ज्यादा डिटेल में अगर आपको जाना है तो आप लूसेंट की बुक ले सकते हैं, वहां पर डिटेल में है कि क्या क्या स्पेसिफिकेशन है। अभी हमको बेसिक क्लियर करना है तो हम थोड़ा सा टच करते हुए निकल रहे हैं। ठीक है, कि ऐसे ऐसे बुक्स हैं। अब देखिए जैन टेक्स्ट, जैन धर्म ने भी कल्प सूत्र लिखा हुआ है, कल्प सूत्र। इसमें जैनिज्म है उसका डिटेल्स दिया हुआ है। उसके बाद भगवती सूत्र में जो महावीर जी हैं उनके लाइफ का पूरा डिटेल है। तो इससे भी हमको पता चल जाता है कि उस समय की सोसाइटी कैसे हुआ करती थी, क्योंकि एक धर्म पे आप रिलायबल नहीं हो सकते
क्योंकि एक धर्म तो अपना ही धर्म के बारे में बताएगा, तो हमको सारे धर्मों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये तो हो गया जैन टेक्स्ट के बारे में, ठीक है। अब हिस्टोरिकल टेक्स्ट कुछ कुछ देखे होंगे कि धार्मिक बुक्स भी लिखे गई, उसके साथ साथ राजाओं के साथ जो पोएट्स रहते थे उन्होंने भी उनके लिए काफी बुक्स लिखे हैं, तो उससे भी हमको कुछ मिलेगा। हालांकि वो उनका ही प्रशंसा करते थे, उसका ही प्रेस करते थे, लेकिन उससे भी कुछ मिला। तो अष्टाध्यायी आप देख सकते हैं 8 अध्याय है, संस्कृत की ग्रामर की बुक है, पाणिनि ने इनको लिखा है। इसमें भी बहुत सारे सोसाइटी का पता चला है, गुप्त पीरियड का। राजतरंगिणी कल्हण ने लिखा हुआ है, कश्मीर में यह रहते थे जो कल्हण थे, राजतरंगिणी बुक लिखा है, उसमें कश्मीर के जो डायनेस्टीज थी उसका इन्होंने डिटेल्स लिखा है। अर्थशास्त्र तो फेमस बुक है, कौटिल्य ने लिखा है, इससे भी काफी कुछ पता चला है, ठीक है। 15 इसमें चैप्टर्स है। अर्थशास्त्र आप देखे होंगे कि मौर्य युग के समय में विष्णुगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, तो फेमस बुक है अर्थशास्त्र। जब मौर्य डायनेस्टी पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में और पढ़ेंगे। तो इस तरह से देखिएगा हिस्टोरिकल टेक्स्ट भी हमको बहुत पता चला। उसके बाद आते हैं हम फॉरेनर सोर्सेस में। फॉरेनर में आप देखेंगे बेसिकली 3 सोर्स है। पहला था ग्रीक, दूसरा चाइना और तीसरा अरब। यहां से वैसे तो विदेशी बहुत देशों से आए थे, लेकिन ये 3 मेन थे। ग्रीक से देखिएगा सबसे पहला मेगास्थनीज आया था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के डायनेस्टी में आए थे। सेल्यूकस निकेटस के एम्बेसडर थे वो, मतलब राजदूत जिसको बोलते हैं, कि सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कि अच्छा बहुत बड़ा नाम चलता है चंद्रगुप्त मौर्य का, तो मेगास्थनीज आप जाओ और वहां पर रहो, स्टडी करो कि आखिर वो कैसे करते हैं। इंडिका बुक में मेगास्थनीज ने ये सब डिस्क्रिप्शन किया मौर्य समाज का, मौर्य डायनेस्टी का, तो मेगास्थनीज आए थे। उसके बाद आप देखेंगे डाइमेकस, बिंदुसार के समय में आया था डाइमेकस, एंड डायनोसियस अशोक के समय में आया था, ठीक है। अशोक, राजा अशोक के समय में डायनोसियस। तो ये 3 लोग आए थे, मेगास्थनीज, डाइमेकस एंड डायनोसियस, 3 लोग आए थे। तीनों यहां स्टे किए थे मौर्य समाज के समय में, मौर्य डायनेस्टी के समय में बुक लिखे थे, और उसके साथ साथ उनके बुक से हमको हिस्ट्री पता चली कि मौर्य समाज ऐसे था। तो सब चीज हमने देखा। उसके बाद एडिट करके एक बुक लिखी गई, उसके बाद एनसीईआरटी, फिर जो हम पढ़ते हैं वो टेक्स्ट बुक लिखा गया, ठीक है। चाइनीज लेकर में चाइनीज जो भी हम देखेंगे, फॉरेनर चाइनीज जो भी आए थे उसमें देखोगे फाइयान एंड हेनसांग, ये 2 आपने देखा होगा। फाइयान जो है काफी 15 से 16, 15 से 20 साल तक यहां रहा था, उसके बाद उन्होंने बुक लिखा था। और हेनसांग में आप देखा होगा हर्षवर्धन के समय आए थे। फाइयान आया था ये जो है फाइयान पहले आए थे, समझ गए। और उसके साथ साथ हेनसांग जो है वो बाद में आए थे। दोनों आए थे, दोनों लगभग 15 से 20 साल तक इंडिया में रहे थे, अलग अलग बुक लिखे थे। उनके समय हमको यह पता चलता है कि उन्होंने डिटेल में स्टडी किया था पूरे इंडिया का, और उसके बाद अपने बुक में डिटेल्स लिखे थे। तो इनके बुक से भी हमको पता चलेगा, ठीक है। हेनसांग की बुक थी CU की, ये जो CU की बुक थी वो हेनसांग की थी। तो आप देखेंगे कि जब हम चाइनीज जब इनकी डायनेस्टीज पढ़ेंगे, जब वो वहां पर रहेंगे, तो हम डिटेल में उस समय पढ़ेंगे। उसके बाद आप बात करते हैं अरब जो राइटर्स हैं उनके बारे में। अल बरूनी तहकीके हिंद भारत की खोज, ये बुक लिखी थी इन्होंने। अल बरूनी अरबी भाषा में लिखी हुई है। अल बरूनी जो थे काफी इंटेलिजेंट पर्सन थे, संस्कृत सीखा था उन्होंने, एंड फिलोसॉफी के काफी स्टडी करते थे। आज के समय में फिलोसॉफी तो कोई पढ़ता ही नहीं है, लेकिन फिलोसॉफी भी वन ऑफ द इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। फिलोसॉफी पढ़ेंगे तो आपको अलग अलग चीजें जानने को मिलेंगी। तो अल बरूनी जो है उनको इंटेलिजेंट बोला जाता था, और उन्होंने तहकीके हिंद नाम की बुक लिखी थी। इब्न बतूता आए थे। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दिल्ली में, मोहम्मद बिन तुगलक अपॉइंटेड इब्न बतूता एज द काजी ऑफ द दिल्ली, काजी नियुक्त किया था इनको। इनकी बुक थी रिहला, इब्न बतूता की बुक थी रिहला। तो देख सकते हैं आप कि हमने इतिहास को जानने के लिए दो सोर्सेस को हमने रिलायबल माना, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, लिटरेरी सोर्सेस। आर्कियोलॉजिकल को भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, लिटरेरी को हमने इंडिजीनियस एंड फॉरेनर। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि किस तरह से डिस्क्रिप्शन करते हुए हमने डिटेल में बताया। और इन सब को पढ़ने के बाद बहुत सारी बुक्स छपी, फिर एनसीईआरटीज, उसके बाद हमारी जो बुक्स हैं। तो ये रहा हमारा इतिहास जानने का सोर्स। नेक्स्ट क्लास से हम चालू करेंगे प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले हमको क्लास या यूपीएससी के जैसे तैयारी करनी, आने वाले मई
25 में प्रीलिम्स है, ठीक है, मई 25 में। तो कम से कम आप 6 मंथ मान के चलिए कि आपको बेसिक से लेकर के बेसिक प्लस एडवांस पढ़ना होगा। ऑप्शनल तो अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं विद दिस चैनल, तो ऑप्शनल आप पढ़ना चालू कर दिए, डिसाइड करना चालू कर देगा कुछ समय बाद जब आपका बेसिक समझ आने लगे तब। लेकिन अभी आपको क्या करना है, जैसे हमने ये सोर्सेस पढ़ा है, इसके बारे में अगर आपको डिटेल जानना है तो आप लूसेंट को डिटेल में पढ़ सकते हैं, डीप में जाकर पढ़ सकते हैं। उसके साथ साथ इससे रिलेटेड जो एनसीईआरटी आपने परचेस किया होगा उसको साथ साथ पढ़ सकते हैं। जब हम एडवांस में पहुंचेंगे तब तक हो सकता है जो बिगिनर्स है उनके लिए क्लासेस बेनिफिशियल होंगे। लेकिन अगर आप अभी से एडवांस पढ़ सकते हैं तो आपका होमवर्क ये होगा कि ये जो सोर्स है इसको आप लूसेंट बुक में पढ़िए, उसके साथ साथ एनसीईआरटी में पढ़िए कि कौन कौन से सोर्सेस हैं, उसमें दिया होगा जो 6 से मैंने बुक्स की बात कर रखी है, वो कहीं ना कहीं ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। केवल पढ़िए, आप नोट्स मत बनाइए, आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा। और जब आपको लगता है कि नोट्स बना लेना चाहिए तो बनाइए, अदरवाइज केवल पढ़ते रहेंगे तो भी आपको बेनिफिट हो जाएगा। तो ये आपका होमवर्क रहेगा। और अभी चल रहा है नवंबर, मई में है, तो आप समझ जाइए नवंबर से मई तक हमको सारे सब्जेक्ट खत्म करना है, करंट अफेयर्स तक हमको पहुंचना है, तब जाकर हमके प्री के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। क्योंकि यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट देखने होंगे, किसी को 25 का देना है, किसी को 26 का देना है, किसी को 27 का देना है। तो जिसको 25 का देना है उसको थोड़ा अपने से एडवांस काम करना पड़ेगा। जैसे हमने बेसिक पढ़ा है, इसको आपको डीप में नॉलेज लेना पड़ेगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखना पड़ेगा। क्वेश्चंस कहां से देखेंगे, तो क्वेश्चंस आप देख सकते हैं विजन आईएएस का टेस्ट सीरीज लीजिए आप, ठीक है, विजन आईएएस का टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो जाता है। वहां पर आप टॉपिक वाइज देख सकते हैं कि सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री वहां से कितने क्वेश्चन आए हैं, नहीं आए हैं तो भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। घटना चक्र की एक बुक आती है जिसमें सारे एग्जाम्स के कंपाइल करके दिया होता है, वहां से आप क्वेश्चन देख सकते हैं। इतिहास के सोर्सेस ऑफ इतिहास, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, इससे रिलेटेड कौन कौन से बुक किस किस एग्जाम में आए हैं। हालांकि यूपीएससी में आए हो ना आए हो, लेकिन आप फिर भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो भी आपके लिए बेनिफिट रहेगा। उसके साथ जो ऑफलाइन है उनको तो हम यहाँ पर बता देते हैं। ऑनलाइन के ये प्रॉब्लम होता है कि उसको फिर से राइटिंग करो, फिर उसके लिए पेन टैब में क्लास लो, तो इतना सारा वर्क करते करते हमारा जो 5 ईयर का जो गोल है वो छूट जाएगा। तो ये होमवर्क आपको करना होगा कि आपको इसका डिटेल पढ़ना है, पहली बात जो इसका डिटेल आपको पढ़ना होगा। एंड उसके साथ साथ PYQ आपको जहां जहां से मिले, मैंने बताया कि एक आपको विजन आईएएस या कोई भी आईएएस का टेस्ट सीरीज है, वहां से आप देख सकते हैं। टेस्ट सीरीज के साथ साथ जो भी क्वेश्चंस है वो देख सकते हैं। उसके साथ साथ घटना चक्र की एक बुक आती है, वो भी काफी अच्छी, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों, ठीक है। टेस्ट सीरीज जितना भी विजन आईएएस, दृष्टि आईएएस, जितने भी आपको मिलते होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, केवल इस टॉपिक है ना, पूरा नहीं देखना। या फिर नेट में आप डालेंगे कि इस टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस है, उससे क्या होगा कि आपका ये टॉपिक स्ट्रांग हो जाएगा। अच्छा ये है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि सबसे पहले आपको डिटेल पढ़ना है इसका, और बुक से, एनसीईआरटी से एंड जो भी बुक से पढ़ सकते हैं। उसके बाद इसी का टॉपिक से हिस्टोरिक सोर्सेस का आपको क्वेश्चन देखना है, विजन आईएएस का क्वेश्चंस देखना है, उसके साथ साथ घटना चक्र के क्वेश्चंस देखने हैं। और इस तरह से ये टॉपिक आपका स्ट्रांग हो जाएगा। अब ये काम आपको कल जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके पहले तक करना है, तब जाकर के आप इसको कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये आपका होमवर्क होगा, और आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो इतना करना जानते होंगे। अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसमें हम आपको बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।